हेलो 10th क्लास। कैसे हैं बेटा आप सब? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैथ्स, साइंस और एसएसटी के साथ साथ हिंदी भी अच्छी चल रही होगी। पढ़ते रहिएगा। आपको एक बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी। इस पूरे चैप्टर में से अगर कहीं पंक्तियाँ आ जाए लक्ष्मण और परशुराम की कही हुई बातों वाली और आपसे पूछ लें रस, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट लास्ट ईयर मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट चैप्टर में लास्ट ईयर पूछ लिया था। तो अगर आपसे रस पूछे तो यहाँ पर बताएंगे रौद्र रस। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा क्रोध किसी को आ रहा है और वो क्रोध करते रौद्र रूप धारण कर लेता है, ऐसी पंक्तियाँ हमारे सामने आती हैं तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। ओके, अब हम शुरू करते हैं कल से आगे से। जो ब्लू लाइंस हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं, उससे आगे शुरू करते हैं। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ बेटा, आप कमेंट करके मुझे नहीं बताते कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखते हैं कल से आगे गाधीसु। गाधीसु किसे कहा गया है? विश्वामित्र को। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो ऋषि गाधी के पुत्र थे, इसलिए उनको गाधीसु कहा गया है। गाधीसु नु के हृदय हंसी। अब जो विश्वामित्र जी थे वो अपने मन में कहकर ही हंस रहे हैं, हृदय में अपने मन में ही हंस रहे हैं, मन ही मन हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? मुनि ही हरि अरे सूझ। जो परशुराम जी हैं, मुझे लग रहा है उनको अब हरा ही हरा सूझ रहा है। क्यों सूझ रहा है? क्योंकि अब तक विजेता बनते आए थे, ऐसे कोई वीर योद्धा से अब तक पाला नहीं पड़ा था। ए में खांड ने उख में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बड़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं, भावार्थ पूछ लेते हैं कभी कभी। ए में का मतलब होता है लोहे से बनी। खांड, खांड का दो अर्थ है। एक तो हो गया आपका जो लोहे से बनी खड़क होती है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर खांड का अर्थ है जो खाने वाली खांड होती है। चीनी और बूरा के बीच का एक बारीक बारीक सा मीठा होता है, ठीक है। तो गर्मियों में इसकी तासीर जो है ना वो ठंडी मानी जाती है। अब पता नहीं, लेकिन हमारे टाइम में ना गर्मियों में इसका शरबत बना के पिया जाता था। तो खांड ने उखमे का अर्थ होता है गन्ने। तो जिसे ये गन्ने से बनी खांड के समान समझ रहे कि मुंह में गई और घुल गई, ये लोहे से बनी हुई खड़ग है। राम और लक्ष्मण अजू ने बूझ अबूझ, और ये अब भी बेसमझ बने हुए हैं। कहू लखन मुनि सील तुम्हारा। अब लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि मुनिवर, तुम्हारे व्यवहार के बारे में कौन नहीं जानता? को नहीं जान विदित संसार। इस संसार में सब जानते हैं आपका व्यवहार कैसा है। माता पिता ही और ऋण भयनी के, आपका माता पिता का तो ऋण उतर गया। कैसे उतरा? क्योंकि सहस्त्रबाहु ने इनके माता पिता के आश्रम में जाकर इनके माता पिता का अपमान किया था और वहाँ पर तोड़ फोड़ की थी, जिस कारण इन्होंने सहस्त्रबाहु को मार डाला था। तो कह रहे थे कि सहस्त्रबाहु को मारकर तुमने माता पिता का ऋण तो चुका दिया। गुरु ऋणो रहा सोचू बड़ जी के। अब तुम्हारे गुरु का जो ऋण है, शिव का धनुष तोड़ दिया है राम ने, तो अभी तुम्हारे सिर पर जो गुरु का ऋण है वो आप मन में ये सोच रहे हैं कि वो लगातार बढ़ता जा रहा है ऋण, उस ऋण को भी उतारना है। सो जनु हमरे ही माथे गड़ा। तो आप ऐसा सोच रहे हैं जैसे उसको हमारे माथे मढ़ना चाह रहे हो। तो सो जनु आते ही आप समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार, तो जैसे कि आप उसको उस ऋण को हमारे माथे मढ़ना चाह रहे होंगे। दिन चली गए ब्याज बाड़ा। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ब्याज लगातार बढ़ता जाएगा, तो उस ऋण को उतारने के लिए सोचिए। अब आना ही वहरिया बोली, तो अब वो कह रहे हैं कि अब किसको बुलाना है? अब आपको किसी हिसाब लगाने वाले या किसी व्यापारी को, किसी को व्यापार करने वाले व्यक्ति को, हिसाब किताब वाले व्यक्ति को बुलाइए तुरंत। देऊँ मैं थैली खोल, मैं तुरंत थैली निकालता हूँ और उसमें से आपको सिक्के देता हूँ, कॉइन देता हूँ,
और मुद्राएं देता हूँ, जो सोने की मुद्राएं हैं वो दे दूँगा, आप गुरु ऋण चुका दीजिएगा। तो कितना व्यंग कर रहे हैं वो, कितना मजाक उड़ा रहे हैं परशुराम जी का। फिर उसके बाद कहते हैं सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब इतना व्यंग सुनने के बाद में, फिर से कटु वचन सुनने के बाद में अपना जो फरसा था वो फिर से धारण कर लिया। अब वो बिल्कुल मारने के लिए तैयार हैं लक्ष्मण को। तो जितनी भी सभा है, हाय हाय सब सभा पुकारा, जितने राजा वहाँ थे वो सब हाय हाय पुकारने लगे। भृगुबर परसु देखा बहुमोही। अब लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि भृगु श्रेष्ठ, भृगु कुल केतु या भृगुबर क्यों कहा गया है, क्योंकि परशुराम राजा भृगु के परपौत्र थे, इसलिए कहा गया है। भृगुबर परसु देखा बहुमोही, कि बार बार ये फरसा मुझे दिखा रहे हो, ठीक है। विप्र बिचारी बचो नृपदोही, आप कहते हो बालक समझकर मैं इसे छोड़ रहा था। विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण, बिचारी विचार कर, बचो नृपदोही राजाओं के द्रोही, मैं तुम्हें केवल ब्राह्मण समझकर अब तक छोड़ रहा था। मिले न कभू सुभट रणगाड़े, अब तक आपको कभी इस तरह, सुभट का अर्थ होता है योद्धा, इस तरह के योद्धा रण यानी युद्ध में नहीं मिले जैसे हम दोनों हैं। द्विज देवता यानी ब्राह्मण देवता, घर ही के बड़े, आप केवल घर के बड़े हो, कहते हैं ना घर का शेर, तो आप केवल अपने घर के बड़े हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अब वहाँ पर लोग सब अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगे। जब राम ने देखा बात बहुत बढ़ गई है, तो अभी देखिए रघुपति शैनई लखनऊ नवारे। अब रघुपति ने, राम ने, शैनई का मतलब आँखों के इशारे से लक्ष्मण को नवारे यानी रोका, आँखों के इशारे से लक्ष्मण को रोका। लखन उत्तर आहुति सरिस, तो लक्ष्मण के उत्तर किसके समान थे, जब हम अग्नि में आहुति देते हैं तो अग्नि तेज हो जाती है, तो लक्ष्मण के जो वचन थे वो उस आहुति के समान थे, जो परशुराम की गुस्से की अग्नि को और अधिक बढ़ा रहे थे। भृगुबर कोपु कृषाणु, कृषाणु मतलब अग्नि तेज करना, जो अग्नि होती है उसको भड़का रहे थे। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो कि आहुति के समान थे, के समान, याद रखिएगा कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, इसमें सम, सा, से, सरिस इस तरह के शब्द आते हैं, याद रखिएगा, उनका अर्थ होता है के समान, तो उपमा अलंकार। उसके बाद देखिए लास्ट लाइन, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। सम का अर्थ भी क्या होता है, के समान। तो बढ़ते जब वो क्रोध की अग्नि बढ़ती हुई देखी तो जल सम, जल के समान वचन बोले, अपने शब्द बोले, किसने, रघुकुल भानु, रघुकुल सूर्य ने। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, अब की बार बोर्ड ने क्या किया है, आपकी जो अलंकार की पंक्तियाँ होंगी वो रेखांकित होकर आएंगी, जहाँ से आपको अलंकार पहचानना होगा। अब की बार जो सैम्पल पेपर आया था CBSE में, ये लास्ट वाला एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अगर सम अंडरलाइन है तो आप बेझिझक उपमा अलंकार लिखिए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ था रघुकुल भानु अंडरलाइन था, तो रघुकुल को सूर्य माना है, सूर्य का रूप दे दिया है। तो हाँ, आपका रघुकुल भानु अगर अंडरलाइन होकर आता है तो रूपक अलंकार, सम अगर अंडरलाइन होकर आता है तो आप लिखेंगे उपमा अलंकार। आई होप पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत अच्छा पाठ है, देखने में मुश्किल लगता है बट बहुत आसान है, पढ़ने में सुनने में मज़ा आता है। तो आप लोग इस चैप्टर के बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं कल से, नई कविता, तो इसको देख के कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नई कविता अपनी पढ़नी शुरू करेंगे। नेक्स्ट कविता क्या है, कौन सी है हमारी, जो देव है वो सिलेबस से कट हो चुकी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।